नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज संविधान का आपका तीसरा भाग होगा। इसके पहले आपके दोनों भाग हो चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरे भाग में। और पहला भाग जो आपका है उसमें हम थोड़ा इतिहास को भी बताएं और उसके बाद कि संविधान का जो निर्माण हुआ है कैसे किया गया है, तो उसके बारे में हमने बताया। तो पहला जो भाग है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो जो भारत का जो संविधान है बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और फिर कल मैंने क्या पढ़ा है कि जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनकी चर्चा की है। तो कल पूरा अधिवेशन जो कंप्लीट नहीं हुआ है आज उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और नोट ज़रूर करिएगा। तो हम देखेंगे, कल हम लास्ट में पढ़ चुके थे कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा कुल 6 लोग रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 7। क्या होगा? 7। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी रही है? 7। उसके बाद देखिए संविधान में वाचन होते हैं, और संविधान में कुल कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जो पहला वाचन आपका होता है ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये पहला वाचन होता है। और दूसरा वाचन देखिए, दूसरा वाचन आपका होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये आपका दूसरा वाचन होता है। फिर तीसरा वाचन जो आपका होता है ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के गठन के समय, निर्माण के समय कितने वाचन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3। फिर हम देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। इसलिए आज हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और पहली बार जो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है, आपको याद रखना है, ये मनाया गया है 1953 से मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो 14 सितंबर 1953 को। एक आपका पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, और उसी के उपलक्ष्य में पहली बार 2006 में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व हिंदी दिवस वो आपका होगा 10 जनवरी होगा। और देखिए फिर देखिए आते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और बनने के बाद ये जो अधिवेशन हुआ है ये भी पूछा जाता है कि जब हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ तो वो कौन सी बैठक हुई है, कौन सा अधिवेशन हुआ है। तो आपको याद रखना है 11वां अधिवेशन। और कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है ये भारतीय संविधान के बनाने में समय लगा है, और 11वें अधिवेशन में ही इसे स्वीकार कर लिया गया है। अब इसको जो है अन्य तरीके से पूछता है कि संविधान पारित किया गया कब? 26 नवंबर 1949। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। और कौन से अधिवेशन में संविधान को स्वीकार किया गया? 11वें अधिवेशन में। समय कितना लगा बनने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगर हम बात करें कुल कितने सदस्य रहे प्रारंभ में? 389 थे। और उसके बाद जब ये पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उसके बाद 299 सदस्य बचते हैं। अगर पूछे कि संविधान सभा में जब लास्ट में सिग्नेचर होते हैं तो उस समय जितने भी सदस्य रहे हैं, तो उस समय जो सदस्यों की संख्या में महिलाओं की संख्या कितनी रही है? तो 15 रही। कितनी महिलाएं रही हैं? ये 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान के सदस्य के रूप में। अब देखिए यहाँ पे आता है 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? ये 12वां अधिवेशन होता है। और संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर, संविधान सभा के सदस्यों के जो हस्ताक्षर होते हैं ये 24 जनवरी 1950 को होते हैं। और इसी दिन सभी क्या है, सभी लोग क्या सिग्नेचर कर देते हैं। और कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 महिला सदस्य।
तो कितनी सदस्य रही हैं? 15 महिला सदस्य। फिर नीचे लिखा है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत। इसको हम डिटेल में बाद में भी बताएंगे कि राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक, ये हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। तो इसे राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। अगर हम राष्ट्रगान के इतिहास के बारे में जानेंगे तो राष्ट्रगान को लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिसको गाने के लिए अधिकतम समय 52 सेकेंड और मिनिमम समय क्या है? 20 सेकेंड होता है। और राष्ट्रगान को खुले मंच पर पहली बार 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया है। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर। किसने की थी? बिशन नारायण धर। तो उन्हीं की अध्यक्षता में कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी में पहली बार जन गण मन अधिनायक को गाया गया है। और इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया है? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में जान लीजिए। इसको जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उनका एक उपन्यास होता है आनंद मठ। क्या होता है? आनंद मठ होता है। तो आनंद मठ में एक सन्यासी होता है भवानंद, एक सन्यासी होता भवानंद। तो भवानंद ने ही वंदे मातरम को गाया है और उसी वंदे मातरम को उठाकर राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित कर दिया गया है। अगर हम कहेंगे इसे पहली बार कब गाया गया है, तो इसे 1896 के कोलकाता अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में इसे गाया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी कोलकाता में 1896 में रहमतुल्ला एम सयानी। कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। याद रखिएगा, रहमतुल्ला एम सयानी। 1896 कोलकाता अधिवेशन, पहली बार गाया गया वंदे मातरम। ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और इसे स्वीकार कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ जो इनका उपन्यास है चटर्जी का, इसका जो मुख्य उद्देश्य है सन्यासियों का विद्रोह। क्या है आपका? सन्यासियों का विद्रोह। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है आपका कि राष्ट्रीय वाक्य। एक पॉइंट याद और रखिएगा यहाँ पे कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं, कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। और ये भारत के पहले क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय वाक्य और राष्ट्रीय चिन्ह ये जो है, तो इनको जो स्वीकार किया गया राष्ट्रीय वाक्य में, दोनों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तो इनको राष्ट्रीय वाक्य और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। अगर हम बात करें कि सत्यमेव जयते जो है कि ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि जो अशोक स्तंभ है इसमें कुल कितने पशुओं का चित्र अंकित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि जो अशोक स्तंभ है इसमें जो है 4 पशु के चित्र अंकित हैं। तो आपको याद रखना है हेलो। क्या याद रखना है? हेलो। तो हेलो याद रखना है कि अशोक स्तंभ में 4 पशुओं के चित्र अंकित हैं। तो एच से हो जाएगा हॉर्स। क्या हो जाएगा आपका? हॉर्स हो जाएगा। ई से हो जाएगा आपका एलिफेंट हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा? लायन हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्स हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अशोक स्तंभ में जो चित्र बना हुआ है उसमें 4 पशुओं का चित्र अंकित है। और चारों पशु कौन है उनको याद करने की ट्रिक क्या है? हेलो। क्या याद रखना है? हेलो। एच से आपका हो जाएगा हॉर्स। ई से क्या हो जाएगा? एलिफेंट। एल से क्या हो जाएगा? लायन। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्स हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट या फिर बरगद। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। देखिए राष्ट्रीय नदी जो है
ये प्रारंभ में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा नहीं दिया गया है। आपको याद रखना है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार किया गया। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली, तो डॉल्फिन मछली को क्या है 18 मई 2010 को क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो गंगा नदी 2000, डॉल्फिन 2010, 8 गंगा और 10 डॉल्फिन, 8 गंगा 10 डॉल्फिन। आगे देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। अब इसका भी इतिहास जान लीजिए कि शक संवत को 78 ईस्वी में कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने आरंभ किया था और उसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957। तो फिर से सुन लीजिए शक संवत को 78 एडी में कनिष्क ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया है? कनिष्क ने आरंभ किया था और इसे भारतीय संविधान ने क्या राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया कब 22 मार्च 1957। अब कनिष्क से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कनिष्क के दरबार के जो मुख्य आपके रहे हैं विद्वान, जैसे एक चिकित्सक थे चरक, उनकी किताब है चरक संहिता। एक अश्वघोष है, उनकी किताब है बुद्ध चरितम, और बुद्ध चरितम को कहते हैं बौद्धों का रामायण। क्या कहते हैं? बौद्धों का रामायण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा क्या है? शक संवत है। ये पहली बार किसने आरंभ किया है? 78 ईस्वी में। कब? ये 78 ईस्वी में। किसने? कनिष्क। किस वंश के राजा हैं? ये कुषाण वंश के राजा हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है, इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है, ये 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। किसे? राष्ट्रीय कैलेंडर को। कब? 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? ये मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? ये मोर है। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया है। और इसके बाद हम और चर्चा करेंगे, जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है तो उस समय जो भाग थे, तो भाग रहे हैं 22, अनुसूची रही हैं 8 और अनुच्छेद रहे हैं 395। तो जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी थी? ये 8 हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अब संशोधन कर करके ये अनुसूची की संख्या 4 बढ़ गई है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अनुच्छेद बढ़ा के जो मूल अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन का खा करके क्या है और भी अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं। अगर पूछे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुसूची कितने हैं? 12 हैं। लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी रही हैं? 8 रही हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितनी रही है? 395। अब देखिए संविधान सभा बनाते समय कुछ समितियों का गठन किया गया है। तो पीछे 1-2 समितियां हम पढ़ चुके हैं, अब उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ आपसे बता दें कि भारतीय संविधान के गठन के समय जैसे हम कहें कि मुख्य रूप से या फिर बड़ी समितियां कितनी रही? 8। कितनी रही हैं? 8। और छोटी समितियां रही 13। तो आपको याद रखना है कि 8 बड़ी समितियां रही हैं और 13 क्या है? छोटी। यहाँ लिखिएगा बड़ी और ये है आपकी छोटी। तो छोटी समितियां आपके पेपर में कभी नहीं पूछी जाती हैं, केवल बड़ी समितियां ही पूछी जाती हैं। इनमें से हम बता देंगे कौन कौन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो लिखी है ये केवल बड़ी समितियां हैं। और 13 समितियां आपको इससे याद रखना है कि भारतीय संविधान के समय में कि छोटी समितियों की संख्या कितनी रही है? 13 रही है। और बड़ी समितियों की संख्या कितनी रही है? ये 8 रही है। तो जैसे यहाँ पे पहला लिखा है आपका संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन रहे? चाचा। तो चाचा से याद रखिएगा चाचा नेहरू। फिर संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष रहे चाचा, तो इनको याद रखेंगे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के हैं सरदार, और सरदार का मतलब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद देखेंगे मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, तो इसके भी अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो आपकी तीसरी ये चौथी लिखी हुई है, तो इस चौथी
समिति में भी 5 उप समितियां थी। कितनी थी? इसमें 5 उप समितियां थी। आपको याद रखना है कि बड़ी समितियों के अंदर कितनी उप समितियां थी? तो 5 उप समितियां थी। और किसमें थी? जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद आते हैं प्रारूप समिति। इसके बाबा भीमराव अंबेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष रहे हैं। और इस समिति में कुल कितने सदस्य रहे हैं? तो आपको याद रखना है 7। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही है? 7 रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। तो 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? 7 हो गए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया निगम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? चाचा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही जबरदस्त आपका ये सेशन है और आपको हम बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट देंगे। एक सीक्वेंस होगा, आप अगर देखते हैं, 1-2 बार देखने के बाद नोट्स बनाएंगे, दावा करते हैं कि संविधान आपकी चुटकियों में ये नाचेगा। तो इसके बाद हम चल देंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है आपका नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध या फिर नागार्जुन सागर झील, ये किस नदी पे है? तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और वीडियो आपको कैसा लगा है ये इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।